जय हिंद। आज का आपका क्लास होने वाला है बीएसएससी कार्यालय परिचारिका, जिसमें आपका मैथ का 30 प्रश्न पूछा जाता है, जीके का 40 एवं हिंदी का 30 प्रश्न पूछा जाता है, यानी टोटल 100 क्वेश्चन का आपका एग्जाम होता है। और आज के इस वीडियो में आपको ऐसे प्रश्न बताने वाले हैं जो सीधे आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है। बीएसएससी खुद कहता है कि मैं दिवस से आपके एग्जाम में 4-5 प्रश्न पूछूंगा, मतलब कौन सा दिवस कब मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट सवाल आपके बीएसएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है, याद रखिएगा 26 नवंबर को आपका संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को आपका संविधान बनकर तैयार हुआ था, इसलिए 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान दिवस मनाया जाता है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने का संभावना है। कैसे, देखिए सबसे पहले तो संविधान से इंपॉर्टेंट यह प्रश्न संविधान से रिलेटेड है एवं दिवस से रिलेटेड यह प्रश्न, तो यह प्रश्न आपके एग्जाम में आने का संभावना है, तो आप इसको अच्छे से देख लेंगे। कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ देता है कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। युवा दिवस आपका कब मनाया जाता है, 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी को क्या मनाया जाता है, शहीद दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी आपको हम क्लियर कर रहे हैं। 30 जनवरी को क्या मनाया जाता है, शहीद दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये 2-3 बार आपके बीएसएससी के एग्जाम में पूछा गया है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पिछले साल के पेपर में पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया था, 8 मार्च को आपका महिला दिवस मनाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को क्लियर करते हैं। पहला जो है दिवस से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ये जो प्रश्न है बार बार आपके एग्जाम में रिपीट हो रहा है, याद रखिएगा 14 सितंबर को आपका विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आने का संभावना है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, याद रखिएगा 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी उसको कह सकते हैं इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है। और एक ये वाला लास्ट वाला संविधान दिवस कब मनाया जाता है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। ऐसे ये सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कभी कभी 1-2 प्रश्न आगे पीछे से पूछ जाता है। मान लीजिए कि कभी पूछ देगा पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, जो भी हम प्रश्न आपको बताए हैं वहां से 1-2 प्रश्न इस बार के एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर घर पर भी याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 2 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बीएसएससी खुद कहता है कि मैं बिहार सिलेक्शन, मैंने बीएसएससी का पूरा नाम होता है बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता है, यानी यह बिहार का एग्जाम है, तो बिहार से प्रश्न इस एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस एग्जाम में मैं कहूं कि बिहार से 5 एग्जाम पूछे जाएंगे, तो यह बिल्कुल सही बात है। बिहार से संबंधित आपके एग्जाम में 5-6 प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे में इंपॉर्टेंट प्रश्न है बिहार राज्य का गठन कब हुआ था, यह सवाल आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 1912 ईस्वी में बिहार राज्य का गठन हुआ था। पूरी डेट की बात करेंगे तो बिहार का स्थापना 22 मार्च 1912 ईस्वी को हुआ था, इसीलिए हम लोग 22 मार्च को क्या मनाते हैं, बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, बिहार दिवस कब मनाते हैं, तो 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं। यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को आपका बिहार दिवस मनाया जाता है। स्थापना कब हुआ था, 1912 ईस्वी में हुआ था। और कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो बिहार से पूछा जाता है, जैसे में बिहार की राजधानी पटना कब बनी थी, 1912 ईस्वी में। बिहार की राजधानी पटना कब बनी थी, 1912 ईस्वी में, याद रखिएगा। और भी इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, जैसे में पटना गोल घर कब बना था, याद रखिएगा 1786 ईस्वी में गोल्डन अस्टीन ने बनाया था। ठीक है, पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था, 1916 ईस्वी में। पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था, 1916 ईस्वी में। ये 2
तीन जो आपके लिए है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहाँ से 2 क्वेश्चन इस बार के एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन बता रहे हैं वो सीधे आपके एग्जाम में लड़ने वाला प्रश्न बता रहे हैं, ठीक है। तो चलिए 3 नंबर आपका प्रश्न है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बीएसएससी खुद कहता है कि मैं आपके एग्जाम में खेल से संबंधित प्रश्न पूछूंगा, खेल से संबंधित प्रश्न पूछूंगा। एग्जाम्पल के लिए हॉकी जो भारत का राष्ट्रीय खेल है उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं आप लोग बताइएगा, हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं। सभी बच्चे को पता है 11 खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी होते हैं, 11 खिलाड़ी होते हैं। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि आपके एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है। जो लाल आंसर है वो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आप उसको अच्छे से याद कर लेंगे। जैसे में रग्बी फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, 15 खिलाड़ी होते हैं। सबसे ज्यादा जो खिलाड़ी होता है इसी खेल में होता है, रग्बी फुटबॉल में सबसे ज्यादा खिलाड़ी होता है, याद रखिएगा। ये कभी कभी आपके एग्जाम में भी डाल सकता है कि सबसे ज्यादा खिलाड़ी किस खेल में होता है, रग्बी फुटबॉल में होता है, याद रखिएगा। क्रिकेट में कितना खिलाड़ी होता है, 11 खिलाड़ी होता है। हॉकी में कितना खिलाड़ी होता है, 11 खिलाड़ी होता है। फुटबॉल में कितना होता है, 11 खिलाड़ी होता है। ये 3-4 जो क्वेश्चन लाल आपका किया है ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। जैसे इसका याद करने का एक छोटा सा ट्रिक आपको बता रहे हैं, ठीक है। कमेंट में बताइएगा वह ट्रिक आपको कैसा लगा। ट्रिक है HCF मतलब HCF में आपका 11 खिलाड़ी होता है। मतलब कैसे आप समझिए, एच का मतलब क्या हो गया, हॉकी, हॉकी में कितना खिलाड़ी, 11 खिलाड़ी। सी में मतलब क्रिकेट, क्रिकेट में कितना खिलाड़ी, 11 खिलाड़ी। और एफ में कितना, एफ मतलब फुटबॉल, फुटबॉल में कितना खिलाड़ी, 11 खिलाड़ी। मतलब तीनों में आपका 11 खिलाड़ी होता है, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल। अगर शॉर्ट रूप में इसको याद रखें तो HCF अगर आप याद रखते हैं तो ये 3 खेल का आपका खिलाड़ी याद रहेगा, ठीक है, याद रखिएगा। और सबसे ज्यादा जो रहता है रग्बी फुटबॉल में रहता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको रट जाएंगे, ठीक है। आपको क्लास कैसा लग रहा है ये एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। खराब लग रहा है खराब लिखिए, अच्छा लग रहा है अच्छा लिखिए, क्योंकि आपका एक अच्छा सा कमेंट काफी मोटिवेट करता है आगे क्लास लाने के लिए, ठीक है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है, तो भारत की बात करा है तो सबसे जो पूरब प्रदेश यानी अरुणाचल प्रदेश है वहां सबसे पहले सूर्य उगता है आपका भारत में, ठीक है। और सबसे पीछे कहां गुजरता मतलब डूबता कहां सबसे पीछे भारत में, तो गुजरात के कच्छ में। कहां में, गुजरात के कच्छ में सबसे पहले सूर्य डूबता है। यदि पूछ दे कि दुनिया में सबसे पहले सूर्य कहां उगता है, मतलब विश्व में सबसे पहले सूर्य कहां उगता है, तो जापान में उगता है। कहां में उगता है, जापान में उगता है सबसे पहले। इसमें आपको जीके के 40 प्रश्न बताएंगे। कितना प्रश्न बताएंगे, जीके के 40 प्रश्न बताएंगे। उसके बाद हिंदी, उसके बाद मैथ को करवाएंगे, ठीक है ना। मतलब ऑल यहाँ पर कवर करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो इस जीके में से आप 40 में से कम 33 प्लस क्वेश्चन सही करने का कोशिश कीजिए। जीके में से 33 प्लस क्वेश्चन अगर आप सही कर देते हो, अगर यहां सही कर देते हो तो यकीनन मानिए कि आपका सिलेक्शन पक्का है। तो कोशिश कीजिए 33 प्लस प्रश्न आपका सही हो जाए, ठीक है। चलिए, अशोक ने किस युद्ध के दौरान बौद्ध धर्म को अपनाया था। अशोक ने युद्ध वाला आपका एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता, बीएसएससी पूछता है कि युद्ध कौन सा युद्ध कब हुआ था और किसने लड़ा था। ये ज्यादातर इंपॉर्टेंट सवाल है, तो ठीक है। देखिए इससे इंपॉर्टेंट सवाल क्या बनेगा। पहला तो है कि अशोक ने किस युद्ध के दौरान बौद्ध धर्म को अपनाया था, तो कलिंग युद्ध के दौरान अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। कलिंग युद्ध में बहुत ही खून बहा था, ठीक है, मतलब पूरा न जाने कितने आदमियों को मारा गया था, ठीक है। उसी समय से अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और वह बौद्ध धर्म को अपना लिया कलिंग युद्ध के दौरान। और जो कि कलिंग युद्ध हुआ था कब हुआ था, 261 ईसा पूर्व में हुआ था। यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन का कोई अता पता नहीं है कहां से सवाल डाल देगा, ठीक है। तो याद रखिएगा अशोक ने कलिंग युद्ध कब लड़ा था, 261 ईसा पूर्व में लड़ा था। या कभी कभी आपके एग्जाम में सवाल बना देता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, यह भी याद रखिएगा। एक क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो 21 अगस्त 1526 ईस्वी के बीच आपका पानीपत का युद्ध लड़ा गया था। 21 अगस्त 1526 किसके बीच लड़ा गया था, याद रखिएगा, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, ठीक है ना। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच
आपका पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का 3 युद्ध लड़ा गया था, पहला 1526 में, दूसरा 1556 में, दूसरा कब लड़ा गया था? 1556 में। और देखिए बक्सर का युद्ध भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यह चैनल आपका दोस्त, आपका साथी, आपका भाई है। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा, यहाँ पर रोजाना आपको बीएससी का क्लास मिलेगा। तो चैनल को आप लोग क्या कर लेंगे? सब्सक्राइब कर लेंगे। हम आपके भाई की तरह आपका साथ देंगे। ठीक है, चलिए 6 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? ये आपको हो चुका है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक सीएजी की नियुक्ति कौन करता है? जो नियंत्रण पूरा अपना देश का नियंत्रण एवं लेखा जोखा करता है कि देश में कितना गिरावट आ रहा है, कितना पैसा खर्च हो रहा है हमारे देश में, तो उसका लेखा जोखा एवं महालेखक परीक्षक जो सीएजी होता है उसका नियुक्ति कौन करता है? तो उसका नियुक्ति आपका राष्ट्रपति जी करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी करते हैं। अभी आप लोग बताएंगे कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, कमेंट में एक बार जरूर लिखेंगे। और जो प्रश्न आपको आ रहा है आप उसका जवाब कमेंट में देते जाएंगे। ठीक है, और यह वित्त मंत्रालय यानी वित्त मंत्री जो होते हैं, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आपका सिक्का छापने का अधिकार होता है। सिक्का कौन छापता है? वित्त मंत्रालय छापता है, याद रखिएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री आपका भारत का कभी कभी प्रथम प्रधानमंत्री पूछ देता है, तो याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू आपके भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है, राष्ट्रपति की बात करेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके भारत के प्रथम प्रधान राष्ट्रपति थे। ठीक है, चलिए 8 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? गंगा नदी कहां से निकलता है? याद रखिएगा गंगोत्री ग्लेशियर से निकलता है। कहां से निकलता है? गंगोत्री ग्लेशियर हिमनद से निकलता है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर भारत में इसकी लंबाई पूछेगा तो याद रखिएगा लगभग 2525 किलोमीटर इसका लंबाई है गंगा नदी का। भारत में गंगा नदी की लंबाई कितना है? 2525 किलोमीटर है। या कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ देता है, जैसे बिहार में, क्योंकि बिहार का एग्जाम है तो आपको पता है बिहार से रिलेटेड प्रश्न पूछेगा। बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो याद रखिएगा 545 किलोमीटर लगभग में बिहार में गंगा नदी की लंबाई है, याद रखिएगा। और गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सा है? ये भी याद रखिएगा, यमुना नदी है, जो कि कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलिए 9 नंबर आपका सवाल है कि बिहार की राजधानी पटना का प्राचीन नाम कौन था? आपको ऑप्शन पता चल जाएगा कि पटना का प्राचीन नाम क्या था। आप लोग इसका जवाब कमेंट में देंगे, क्योंकि इतना इजी सवाल आप लोग कमेंट में जवाब नहीं दिए तो समझ जाइए कि आपको मतलब क्या बोलते हैं, इतना इजी लेवल का सवाल आपको नहीं आएगा। बताइए तो कमेंट में एक बार फटाफट। चलिए 10 नंबर आपका सवाल है कि भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? श्वेत क्रांति यानी व्हाइट रेवोल्यूशन का जनक किन्हें कहा जाता है? याद रखिएगा वर्गीज कुरियन को हम लोग श्वेत क्रांति का जनक कहते हैं। वर्गीज कुरियन को हम लोग श्वेत क्रांति का जनक कहते हैं। एक आपका होता है हरित क्रांति। एक आपका क्या होता है? हरित क्रांति होता है। हरित क्रांति का जनक कौन होता है? एम.एस. स्वामीनाथन होता है, याद रखिएगा। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। नॉर्मन ब्लॉक को भी आपका भारत का मतलब हरित क्रांति का जनक माना जाता है। लेकिन भारत में पूछेगा कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन थे। अब पूरा विश्व में बात करता है तो आपका नॉर्मन ब्लॉक हो जाते हैं। हरित क्रांति का सबसे ज्यादा प्रभाव किस पर पड़ा था? तो कृषि पर पड़ा था। कृषि मतलब गेहूं जो होता है उस पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था। ठीक है, अगर इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो सवाल यहां पर ध्यान से देखिएगा। ठीक है, जैसे में श्वेत क्रांति का जनक किन्हें कहा जाता है, तो वो तो वर्गीज कुरियन हो गया। किससे संबंध है? तो दूध से संबंध है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध से है। और हरित क्रांति का संबंध किससे है? फसल उत्पादन यानी गेहूं से है। और तीसरा आपका नीली क्रांति पूछ देता है, तो नीली क्रांति का संबंध किससे? मछली उत्पादन से। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? जो भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? ये इंपॉर्टेंट सवाल है। तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वही सभी को अपना जो भी चीज रहता है वो बताता है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए जो सवाल आपको आ रहा है आप उसका जवाब कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, अशोक ने किस युद्ध के दौरान अपना बौद्ध धर्म अपनाया था? तो कलिंग युद्ध के दौरान आपको ऊपर हम बता दिए हैं। ठीक है, चलिए
भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? जो भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य लिया गया है वो किस देश से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है। याद रखिएगा, जो सवाल आपको आ रहा है आप उसका जवाब कमेंट में दीजिएगा। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए हैं तो ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि जो भी क्लास होता है आपको वहां पर पता चल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहां से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, बिहार में सबसे लंबी नदी कौन सा है? बताइएगा, बिहार में सबसे लंबी नदी कौन सा है? आपको जवाब देना है, बिहार का सबसे लंबी नदी कौन सा हो जाएगा? बताइए तो कमेंट में, बिहार का सबसे लंबी नदी कौन सा हो जाएगा? देखते हैं आप इसका जवाब दे पाते हैं कि नहीं। बिहार का सबसे लंबी नदी है। उससे पहले हम लोग गंगा नदी की बात कर लेते हैं। गंगा नदी की लंबाई आपका कितना हो जाएगा? बताइए तो। गंगा नदी की लंबाई बिहार में 545 किलोमीटर है। और बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। अब यहाँ से अंदाजा लगाकर आप बता सकते हैं कि बिहार का सबसे लंबी नदी कौन सा है। अब हम आपको जवाब भी दे दें, अगर आपको पता होगा, आप समझ गए होंगे मेरे बात को, तो आप जवाब दे सकते हैं। ठीक है, चलिए, 15 नंबर आपका सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ था? ये वाला सवाल मैं आपको हर एक सेट में बताता हूं। मतलब ये सवाल आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, VVI प्रश्न है, इसको नोट कर लीजिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 ईस्वी को आपका भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। और किसने किया था? इससे जो इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा यही सब बनेगा कि भारत छोड़ो आंदोलन किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने किया था। भारत छोड़ो आंदोलन किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने किया था। इसी में महात्मा गांधी जी ने आपका करो या मरो का नारा दिए थे। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपके सवाल में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए, 16 नंबर आपका सवाल है कि भारत में पहला पंचवर्षीय योजना किस क्षेत्र पर आधारित है? जो भारत का पहला पंचवर्षीय योजना, ये वाला भी सवाल आपके पिछले साल के पेपर में पूछा गया था। ठीक है, तो भारत का जो पहला पंचवर्षीय योजना है वह किस क्षेत्र पर आधारित था? तो वह कृषि क्षेत्र पर आधारित था। पिछले साल आपके एग्जाम में प्रश्न बना था इससे कि भारत का पहला पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो याद रखिएगा, 1951 से 56 कार्यकाल था। 1951 से 56 इसका कार्यकाल था। याद रखिएगा, ये बी वाला ऑप्शन तो ये बी वाला सही है, कृषि। लेकिन कब हुआ था? 1951 से 1956 ईस्वी के बीच हुआ था। ठीक है, जो प्रश्न आपको आ रहा है आप उसका जवाब कमेंट में दे सकते हैं। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? जो राज्यसभा का सदस्य होता है उसका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? याद रखिएगा, 6 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का? 6 वर्षों का होता है। जो भी लोकसभा का सदस्य रहेगा उसका 5 साल का कार्यकाल होगा। जैसे में मुखिया हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, राज्यपाल हो गया, ये सबका सदस्य मतलब जो कार्यकाल होगा कितने वर्षों का होगा? 5 वर्षों का होगा। जो लोकसभा का सदस्य रहेगा उसका कार्यकाल 5 वर्षों का होगा। ठीक है, चलिए, 18 नंबर आपका सवाल है कि बिहार में सोनपुर मेला किस नदी के तट पर लगता है? बिहार में जो सोनपुर मेला है वह किस नदी के तट पर लगता है? ये सभी बच्चे को पता है कि गंगा के उस पार आपका सोनपुर मेला लगता है। तो वही पूछ रहा है कि किस नदी के तट पर लगता है। आप लोग इसका जवाब बताइएगा। ठीक है, और सोनपुर मेला किस जिला में लगता है? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि अभी फिलहाल में आपका 1 महीना पहले लगा हुआ था। ठीक है, तो आप लोग इसका जवाब दीजिएगा। सोनपुर मेला तो अपना बिहार में ही है। ठीक है, तो आप लोग इसका जवाब फटाफट कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, चलिए, 19 नंबर आपका सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? ये वाला इंपॉर्टेंट सवाल आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है एवं हर एक सेट में यह प्रश्न मैं आपको करवाता हूं। अगर आपको पता है तो आप इसका जवाब एक बार कमेंट में लिखिए, उसके बाद मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो लिखिए फटाफट, भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा? मतलब एरिया के हिसाब से कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल राइट आंसर कौन सा होगा? राजस्थान हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर यही पॉपुलेशन के हिसाब से पूछेगा तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। याद रखिएगा, भारत में सबसे ज्यादा वन कहाँ है, मतलब जंगल कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में, पेड़ पौधा मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए, 20 नंबर आपका सवाल है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो याद रखिएगा, लाल बहादुर शास्त्री ने आपका जय जवान जय किसान का नारा दिया था। इसके साथ में मतलब जय जवान जय किसान का तो नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, लेकिन इसके साथ और ऐड करता है जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। जय जवान जय किसान जय विज्ञान अगर उसमें ऐड कर दे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था।
गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? याद रखिएगा, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने दिया था। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने दिया था। सत्य और अहिंसा ये सब नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था। नारा से एक प्रश्न आपके बीएसएससी के एग्जाम में पूछा जा सकता है। नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेंगे आप लोग, ठीक है, क्योंकि यह जो क्लास है आपका धमाकेदार तरीके से हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर रोजाना आपको ऐसे ही क्लास मिलेगा, ठीक है। तो चैनल को आप लोग क्या कर लेंगे? सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। चलिए, 21 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। बीएसएससी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के किस राष्ट्रपति ने सबसे अधिक बार अध्यादेश जारी किया है? भारत के किस राष्ट्रपति ने सबसे अधिक बार अध्यादेश जारी किया है? कौन सा? तो फखरुद्दीन अली अहमद ने सबसे अधिक बार अध्यादेश जारी किया है, यानी डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 22 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राजनीति के निर्देश तत्वों से संबंधित है? मतलब संविधान तो आपको ऊपर ही हम बता देते कि अगर मैं कहूं कि आपके एग्जाम में संविधान से 4-5 प्रश्न बने तो यह बिल्कुल सही बात है। आपके एग्जाम में संविधान से 4-5 प्रश्न पूछा जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राजनीति के निर्देश तत्वों से संबंधित है? आप लोग बताइएगा कौन सा है, बताइए फटाफट। तो भाग 5 जो आपका है ये राज्य के निर्देशिक तत्वों से संबंधित है, भाग 5। अनुच्छेद 1 में क्या है? भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 में आपका क्या है? भारत राज्यों का संघ है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, 23 नंबर आपका सवाल है कि बिहार का पहला गवर्नर जनरल कौन था? बिहार का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में 80% चांस है कि यह प्रश्न आ सकता है। कैसे? क्योंकि यह बिहार का एग्जाम है और ऐसा सवाल, बिहार का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? बिहार का पहला मुख्यमंत्री कौन था? ऐसा सवाल एक सवाल पूछा जाता है, तो ये वाला सवाल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। तो बिहार का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखिएगा, जेम्स स्टीफन था। कौन था? जेम्स स्टीफन आपका बिहार का पहला गवर्नर जनरल था। अगर बिहार का पहला मुख्यमंत्री की बात करेगा, चीफ मिनिस्टर, बिहार का फर्स्ट चीफ मिनिस्टर की बात करेगा तो श्री कृष्ण सिंह हो जाएगा। इनको बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। बिहार केसरी के नाम से हम लोग किनको जानते हैं? श्री कृष्ण सिंह को हम लोग बिहार केसरी के नाम से जानते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, आपका किस अनुच्छेद के तहत, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का शासन लगाया जा सकता है? मतलब किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपना शासन कर सकता है? अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन कर सकता है, ठीक है ना। और इसका जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्षों का होता है। भारत का जो पहला राष्ट्रपति था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। दूसरा आपका राष्ट्रपति, अगर महिला में पूछता है कि भारत का पहला महिला राष्ट्रपति कौन था, याद रखिएगा प्रतिभा पाटिल। कौन थी? प्रतिभा पाटिल से। याद रखिएगा, 352 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपातकाल का घोषणा कर सकता है। आपातकाल का जो घोषणा होता है किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल का घोषणा किया जाता है। आपातकाल में अभी तक भारत में 3 बार आपातकाल का घोषणा कर चुका है, ठीक है ना। भारत में अभी तक 3 बार आपातकाल का घोषणा हो चुका है। पहला 1962 ईस्वी में जब भारत चीन का युद्ध हुआ था, उस समय भारत चीन का जब युद्ध हुआ था उस समय भारत का पहला आपातकाल का घोषणा किया गया था। दूसरा आपका हो गया 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान, भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान दूसरा बार 1971 ईस्वी में आपातकाल का घोषणा लगा था। और तीसरा आपका लगा था 1975 ईस्वी में। इस समय देश में अशांति फैल गई थी, बेरोजगारी फैल गई थी, भूखमरी फैल गई थी, इसलिए 1975 ईस्वी में भारत में आपातकाल लगा दिया गया था, ठीक है। ये 3 अभी तक भारत में आपातकाल लगाया जा चुका है, ठीक है। चलिए, 25 नंबर आपका सवाल है कि भारत में जो राष्ट्रीय आय होता है, मतलब एक साल में जो देश का कमाई होता है, एक तरफ से आय कह सकते हैं, जैसे में आपका एक साल का आय जो है, उसी प्रकार से देश का जो एक साल का आय होता है, राष्ट्रीय आय का अनुमान किस संस्था द्वारा लगाया जाता है? तो याद रखिएगा, ये पहले CSO लगाता था। CSO का मतलब है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन होता है। अब उसका ही नाम बदलकर NSO कर दिया गया है। मतलब वही संस्था का नाम NSO है, यानी CSO या NSO, या मान लीजिए कि कभी कभी CSO आप तो चेंज हो गया है तो आपका NSO ज्यादा देगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि CSO नहीं रहेगा, NSO रहेगा, तो आपको NSO ही सही करना है, ठीक है ना।
केंद्रीय सांख्यिकी संगठन होता है। ठीक है, चलिए। और आरबीआई आपका क्या करता है, पैसा छापने का काम करता है। जो भी कागज का नोट होता है आपका आरबीआई छापता है। और आरबीआई से जो इंपोर्टेंट प्रश्न यहाँ पर देख लेंगे, आरबीआई का जो स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में हुआ था। इसका पूरा नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया था, याद रखिएगा। ठीक है, और योजना आयोग का भी हम लोग देख लेते हैं। योजना आयोग का अध्यक्ष आपका प्रधानमंत्री होता है। ये आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। और याद रखिएगा कि इसका स्थापना कब हुआ था, 1950 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और जो योजना आयोग होता है इसका नाम बदलकर अभी फिलहाल में आपका नीति आयोग कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, नीति आयोग इसका नाम बदलकर कर दिया गया है, याद रखिएगा। वित्त मंत्रालय आपका क्या करता है, सिक्का छापने का काम करता है। सिक्का जो आता है वह वित्त मंत्रालय ही छापता है। ठीक है, चलिए। 26 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, काफी इंपोर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। चंद्रगुप्त प्रथम आपका गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था, मतलब मेन रूप से जो संस्थापक था चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का संस्थापक था। गुप्त वंश के बहुत सारे राजा हुए लेकिन जो मेन संस्थापक था कौन था, चंद्रगुप्त प्रथम था, याद रखिएगा। कभी कभी आपके एग्जाम में गोपाल जैसे में पाल वंश का संस्थापक पूछ देता है तो याद रखिएगा गोपाल। पाल वंश का संस्थापक कौन हो जाते हैं, गोपाल हो जाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। 27 नंबर आपका सवाल है कि बिहार का कौन सा जिला सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है। बिहार का ऐसा कौन सा जिला है जहां पर सबसे ज्यादा जनसंख्या, आप लोग इसका जवाब जरा कमेंट में दीजिएगा फटाफट। सभी को पता है, ठीक है ना, सभी को पता होगा बिहार में सबसे ज्यादा जनसंख्या किस जिले का है। ठीक है, चलिए। 28 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। ठीक है, भारतीय संसद का ऊपरी सदन कौन होता है, भारतीय संसद का ऊपरी सदन कौन होता है। देखिए, संसद आपका 2 प्रकार का होता है, एक लोकसभा एक राज्यसभा। तो जो ऊपरी सदन होता है वो आपका राज्यसभा होता है। कौन होता है, राज्यसभा होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। आपका पुस्तक यहाँ पर कभी कभी पूछ देता है गीतांजलि किस भाषा में लिखा गया है, गीतांजलि किस भाषा में लिखा गया है, याद रखिएगा। गीतांजलि जो आपका है यह लिखा गया है बांग्ला भाषा में। किस भाषा में लिखा गया है, बांग्ला भाषा में लिखा गया। कभी कभी लेखक का नाम भी यहाँ पर पूछ देता है, जैसे में आनंद मठ लेखक के लेखक कौन है, आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा रविन्द्रनाथ टैगोर है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने आपके जनगण मन को लिखा है और वंदे मातरम को आपका बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। आपका 30 नंबर सवाल है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, याद रखिएगा। संविधान सभा के अस्थायी जो अध्यक्ष जो थे वह कौन थे, याद रखिएगा। आपका ये हो जाएंगे सच्चिदानंद सिन्हा, आपका अस्थायी अध्यक्ष हो जाएंगे। और अस्थायी अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। संविधान सभा का 2 अध्यक्ष, एक अस्थायी अध्यक्ष एक अस्थायी अध्यक्ष। तो अस्थायी अध्यक्ष आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे और अस्थायी अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। ठीक है, चलिए। 31 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था, भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था। ये इंपॉर्टेंट सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप इसका जवाब देंगे तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आपका भारत का पहला उपराष्ट्रपति थे। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। 32 नंबर आपका सवाल है कि बिहार में राजगीर किस जिला में स्थित है, बिहार में राजगीर किस जिला में स्थित है। सभी बच्चे को पता होगा, नालंदा में। आप इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, चलिए। 33 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके एग्जाम में आने का संभावना है, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला है, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा जो है वह किस संशोधन के अंदर मिला है, आप ये सो बताइएगा। तो ये 73वां संशोधन के अंदर उसको संवैधानिक दर्जा मिला है। ठीक है, 34 नंबर आपका सवाल है, भारत में पहली रेलगाड़ी कहां से चली थी, तो मुंबई से थाने के बीच भारत में पहली रेलगाड़ी चली थी। अगर इसकी डेट की बात करेंगे तो याद रखिएगा 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में भारत की पहली रेलगाड़ी चली थी। ठीक है ना, मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर, हाँ 34 किलोमीटर चली थी। इसमें लगभग 20 डब्बा था। कितना डब्बा था, 20 डब्बा का ट्रेन था, रेलगाड़ी था। और लगभग यात्री की बात करेंगे तो 400 यात्री थे, याद रखिए। पैंतीस नंबर आपका सवाल है कि मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है, याद रखिएगा। मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया। मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है, याद रखिएगा।
यहाँ पर आपका 36 नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा, गोवा हो जाएगा। याद रखिएगा, गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल के हिसाब से, ठीक है। क्षेत्रफल के हिसाब से छोटा राज्य गोवा हो जाएगा। और ऐसे पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा, राजस्थान। याद रखिएगा कौन हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। चलिए 37 नंबर आपका प्रश्न है कि चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था। 37 नंबर सवाल आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, याद रखिएगा। चंपारण सत्याग्रह आपका 1917 ईस्वी में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, 1917 ईस्वी में आपका चंपारण सत्याग्रह हुआ था। किसके द्वारा किया गया था, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा आपका चंपारण सत्याग्रह किया गया था। और यह महात्मा गांधी जी के पहला सत्याग्रह था, मतलब पहला आंदोलन कह सकते कि भारत में महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया जो पहला आंदोलन था यही था चंपारण आंदोलन, यानी चंपारण सत्याग्रह था। कब हुआ था, 1917 ईस्वी में। किसने किया था, महात्मा गांधी जी ने किया था। और महात्मा गांधी जी को किस व्यक्ति ने ये चंपारण सत्याग्रह करने के लिए बुलाया था, यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है। याद रखिएगा, राजकुमार शुक्ला ने बुलाया था। किसने बुलाया था, राजकुमार शुक्ला ने बुलाया था। ये इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए बात करें और हम लोग 1919 ईस्वी की, तो 1919 ईस्वी में आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है। याद रखिएगा। चलिए 38 नंबर आपका प्रश्न है कि बिहार में सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है। बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के आधार से कौन सा हो जाएगा, तो पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। ऊपर आपको जनसंख्या के हिसाब से था ना, इंपॉर्टेंट सवाल है, आप अच्छे से देख लेंगे। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, याद रखिएगा। भारतीय संविधान में टोटल आपका 12 अनुसूची है। कितना अनुसूची है, टोटल आपका 12 अनुसूची है। 40 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। भारत में हरित क्रांति का जनक किन्हें कहा जाता है। हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा हरित क्रांति का संबंध जो है आपका गेहूं से है। किससे है, गेहूं से है। और यह जो आया था आपका 1965 से 66 ईस्वी के बीच में आपका हरित क्रांति आया था। और इसका जो जनक है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन है। याद रखिएगा, ठीक है। और वर्गीज कुरियन जो है यह श्वेत क्रांति का जनक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका भारत का प्रथम राष्ट्रपति थे। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ से हम लोग जीके के 40 प्रश्न को क्लियर कर लिए। अब आप लोग ईमानदारी पूर्वक कमेंट में जवाब दीजिएगा। जीके में 40 में से 33 सही हुआ तो बिल्कुल अच्छा है, आपका सिलेक्शन होने का एक संभावना बना है, ठीक है ना। तो चलिए अब यहाँ से हम लोग हिंदी के भी प्रश्न को देख लेते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट होगा। हिंदी में भी जो प्रश्न आपको आ रहे हैं आप उसका जवाब देते जाएंगे। कोशिश कीजिए कि 30 में से आपका 20 सही हो जाए, ठीक है। तो चलिए आज का आपका पहला प्रश्न कि पुस्तकालय शब्द कौन सा समास है। समास से पहला ही क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पुस्तकालय आपका कौन सा समास है। तो पुस्तकालय आपका तत्पुरुष है। तत्पुरुष इसको कैसे पहचानते हैं, पुस्तकालय का हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो पुस्तक प्लस आलय। अगर हम लोग साधारण भाषा में करें पुस्तक प्लस आलय सिर्फ पहचानने के लिए तो पुस्तक प्लस आलय, इसमें दोनों पद प्रधान होता है। और ऐसा नहीं समझ में आ रहा तो मेरा बात समझिए, मतलब दोनों का अर्थ होना चाहिए। जैसे पुस्तक का भी अर्थ होता है और आलय का मतलब घर मंदिर समझ सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों का अर्थ हो रहा है, दोनों का अर्थ होगा तो आपका तत्पुरुष होगा, ठीक है। इतना याद रखिएगा। द्वंद्व में आपको बता दें कि जिसमें बीच में हलंत लगा रहेगा वो आपका द्वंद्व हो जाएगा। जैसे भी एग्जाम्पल में बात करें माता पिता शुभ लाभ राम लक्ष्मण सीता गीता, ये सब आपका क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपके दे रहा हूं लाभ हानि, कमेंट में बताइएगा लाभ हानि कौन सा होगा, ठीक है। चलिए 2 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है कि जो पढ़ा लिखा ना हो उसके लिए सही शब्द क्या है, कमेंट में फटाफट जवाब देंगे। जो पढ़ा लिखा ना हो उसके लिए सही शब्द क्या होगा, तो अशिक्षित हो जाएगा। बिल्कुल बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। और अभी तक व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए 3 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके एग्जाम में काफी इंपोर्टेंट है। चलिए कमल के समान मुख में कौन सा अलंकार है। कमल के समान मुख में कौन सा अलंकार है, ऐसा प्रश्न कभी कभी दे देता है जिसको ना अच्छे से हम लोग पढ़ पाते हैं ना समझ पाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे कभी कभी दे देता है तो यह उपमा अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। चलिए 4 नंबर आपका सवाल है जो कि आपकी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अंधे के हाथ बटेर लगने मुहावरे का अर्थ क्या है। अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। अंधे के हाथ बटेर लगना मतलब बिना प्रयास के
लाभ, ये एक मुहावरा, इसका अर्थ होगा कि मतलब बिना कोई प्रयास क्या उसको लाभ मिल गई। जैसे में एग्जाम्पल के लिए हम नौकरी का ही बात कर लेते हैं। मान लीजिए कि कोई बच्चा मेहनत नहीं किया और उसका एग्जाम निकल गया, तो बताइए उस वही ना, वो अंधे के हाथ बटेर लग गया। और जो लोग बहुत मेहनत करते हैं उनका कभी कभी नहीं होता है। तो ठीक है, तो वही है कि अंधे के हाथ बटेर लग रहा है, यानी बिना प्रयास के लाभ हो जाएगा उसको। ठीक है, चलिए 5 नंबर आपका सवाल है कि राम ने पत्र लिखा, इसमें कर्ता कारक कौन है? राम ने पत्र लिखा में कर्ता कारक कौन है? राम ने पत्र लिखा में इसमें कर्ता कारक कौन हो जाएगा? तो राम ने मतलब फल पड़ रहा है कर्ता पर। ठीक है, जिस फल का पर कर्ता पर पड़े, राम यहाँ पर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? शर्मिंदा होना। क्या होना? शर्मिंदा होना। पानी पानी हो रहे हैं मतलब शर्मिंदा हो रहे हैं। ठीक है, चलिए 7 नंबर आपका सवाल है कि विद्या का विलोम शब्द क्या होगा? विद्या का विलोम शब्द आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, बताइए तो कमेंट में। तो विद्या का क्या हो जाएगा? विद्या, अविद्या, ज्ञान, अज्ञान, क्या होगा? तो यहाँ पर जो होना चाहिए अविद्या होना चाहिए। ठीक है, चलिए 8 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि चिरंजीवी शब्द का अर्थ क्या होता है? चिरंजीवी शब्द का अर्थ क्या होता है? मतलब चिरंजीवी का मतलब वह कभी नहीं मरने वाला, मतलब दीर्घायु। क्या? दीर्घायु, यानी सी ऑप्शन आपका क्या हो गया? बिल्कुल करेक्ट हो गया। चलिए 9 नंबर आपका सवाल है कि गंगा शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? गंगा जो शब्द है वह किस संज्ञा का उदाहरण है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। गंगा शब्द यानी जो दुनिया में एक ही है, मतलब जिससे एक जाति का बोध हो, जिससे मतलब एक व्यक्ति या एक वस्तु का बोध हो। मतलब गंगा आपका दुनिया में एक है तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। और एग्जाम्पल के लिए पटना ले लेंगे, अपना बिहार ले लेंगे, भारत ले लेंगे, हिमालय ले लेंगे, ये सब आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा। जातिवाचक में क्या होगा? जिससे जाति भर का बोध हो। जैसे में लड़का, तो लड़का चोर है, छोटा है, बड़ा है, कुछ नहीं, खाली पूरा लड़का का बोध कर रहा है। जो पूरा जाति का बोध कर देगा वो जातिवाचक हो जाता है। ठीक है, भाववाचक का मतलब सीधा अगर हम समझाना चाहें कि जिसको हम लोग महसूस कर सकते हैं वो आपका भाववाचक। जैसे बुढ़ापा, मिठास, प्यार, नफरत, ये सब आपका हो जाएगा। समूहवाचक तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप लोग बताइएगा पिछले साल जो पूछा गया था जुलूस, आपके एग्जाम में पूछा गया था जुलूस कौन सा संज्ञा है? आप लोग एक बार फटाफट कमेंट में जवाब दे देंगे। ठीक है ना, चलिए 10 नंबर आपका सवाल है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो दूसरों का भला करा उसके लिए एक शब्द में क्या हो जाएगा? जो दूसरों का भला करे उसके लिए एक शब्द में क्या हो जाएगा? तो परोपकारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परोपकारी हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 11 नंबर आपका सवाल है कि राम फल खा रहा है, इसमें काल कौन सा है? राम फल खा रहा है में काल कौन सा है? राम फल खा रहा है में काल कौन सा है? ठीक है, काल कौन सा है इसमें, बताइए। राम फल खा रहा है, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, तो अभी खा रहा है ना, अभी खा रहा है यानी वर्तमान काल। राम फल खा रहा है मतलब अभी खा रहा है, वर्तमान काल। ठीक है, 12 नंबर आपका सवाल है कि कम बोलना एक शब्द है। कम बोलने के लिए एक शब्द में क्या बोलते हैं? मितभाषा। जो ज्यादा बोलता है उसके लिए वाचाल। जो कम बोलता है उसके लिए एक शब्द में मितभाषा, जो ज्यादा बोलता है उसके लिए एक शब्द में वाचाल हो जाएगा। 13 नंबर आपका सवाल है नीलकंठ में कौन सा समास है? नीलकंठ में आपका कौन सा समास है? याद रखिएगा, जब भी भगवान ये सब का नाम आ जाए, जैसे में चक्रपाणि, नीलकंठ, ये सब आ जाए तो ये बहुब्रीहि समास हो जाता है। कौन सा समास हो जाता है? बहुब्रीहि समास हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नया नया शब्द में कौन सा शब्द का भेद है? नया नया शब्द में कौन सा शब्द का भेद है? नया नया कौन सा होगा, बताइए आप लोग फटाफट बताइए, तो विशेषण हो जाएगा। कोई चीज को बता रहा है, वो विशेषता बतला रहा है कि वह चीज नया है, पुराना है, जो विशेषता बतलाएगा वह विशेषण हो जाएगा। ठीक है, चलिए 15 नंबर आपका सवाल है कि सूरदास किस युग के कवि थे? सूरदास आपका किस युग के कवि थे? तो भक्ति काल के कवि थे। याद रखिएगा, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर आपका सवाल है लोहे के चने चबाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? लोहे के चने चबाना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? कठिन कार्य करना, यानी कठिन काम करना, यानी बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 17 नंबर आपका सवाल है अहंकार का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अहंकार का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? अहंकार का मतलब एक प्रकार से ना कह सकता है, मतलब एक प्रकार से कह सकता है गर्भ। गर्भ भी हम उसको कह सकते हैं। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 18 नंबर आपका सवाल है कि भारत मेरा देश है, इसमें मेरा कौन सा सर्वनाम है? मेरा यानी स्वयं, निज का बोध कर रहा है, तो निज यानी ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, जो कभी न मरे उसके लिए एक शब्द में क्या होगा? ये वाला आप लोग बताइएगा। जो कभी न मरे, ये तो सभी को पता है, जो कभी नहीं मरेगा उसके लिए एक शब्द में हम लोग क्या बोलेंगे? फटाफट कमेंट में जवाब दीजिएगा। ठीक है, चलिए
सत का विलोम शब्द क्या होगा? सत का विलोम शब्द क्या होगा? तो बताइए, सत का उल्टा क्या हो जाएगा? असत हो जाएगा। ठीक है, चलिए 21 नंबर आपका सवाल है कि नीर शब्द का अर्थ क्या होगा? नीर शब्द का अर्थ क्या होगा? तो जल होगा कि वायु या आकाश? क्या होगा? नीर शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा, बिल्कुल। 22 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? कवित्री हो जाएगा, सी वाला। अल्प शब्द का विलोम क्या होगा? अल्प शब्द यानी छोटा, छोटा का विलोम क्या हो जाएगा? तो अधिक। अल्प मतलब कम या छोटा, ठीक है, तो यह अधिक हो जाएगा। ठीक है ना, अल्प का क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। चलिए, रामायण के रचयिता कौन है? फटाफट आप लोग कमेंट में 24 का जवाब दीजिए। ठीक है, चलिए 25 नंबर आपका सवाल है कि वह विद्यालय जाता है में कौन सी क्रिया है? वह विद्यालय जाता है में कौन सा क्रिया? तो जाता आपका क्रिया हो जाएगा। ठीक है, जाना आपका काम है। ठीक है, अति उपसर्ग में कौन सा शब्द बना? अति उपसर्ग से कौन सा शब्द यहाँ बनेगा? तो याद रखिएगा, अति प्लस अचार तो क्या बनेगा? अत्याचार बनेगा। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। धूप का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो प्रकाश हो जाएगा, याद रखिएगा। 28 नंबर आपका सवाल है कि भूख से व्याकुल होने के लिए मुहावरे का सही अर्थ क्या है? पेट में चूहे दौड़ाना कहता है। भूख से व्याकुल मतलब पेट में चूहा कूदना। नारी का विलोम शब्द क्या होगा? आप लोग इसका जवाब फटाफट कमेंट में देंगे। जो सब जगह विद्वान हो वो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? सर्वज्ञ हो जाएगा। ठीक है, सर्वज्ञ हो जाएगा। ठीक है, और इस प्रकार से आपका मैथ आता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, मैथ को भी हम लोग देख लेते हैं। साधारण ब्याज निकालना है तो साधारण ब्याज वाला फॉर्मूला होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। मूलधन गुने समय गुने दर बटा क्या होता है आपका? 100 होता है। तो इसका हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर ध्यान से आप लोग देखिएगा। ठीक है, देखिए, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100 आपका फॉर्मूला होता है। तो मूलधन आपका 800 है और दर आपका 5% और समय कितना है? 3 वर्ष। तो याद रखिएगा 800 गुना 5 गुना 3 बट्टा में कितना? 100। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और जो गुना करके आएगा आपका राइट आंसर आएगा 40 या 120। ठीक है, एक साधारण ब्याज से एक प्रश्न रहेगा। जो इंपॉर्टेंट सवाल है आपको यहाँ पर हम करवा देते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये वाला जो सवाल है ऐसे पूछता नहीं है लेकिन कभी कभी डाल देता है, तो हम लोग बनाना सीख जाएंगे ट्रिक की मदद से। आपका ज्यादा टाइम हम लोग बर्बाद नहीं करेंगे। तो 12 पुरुष किसी काम को 10 दिनों में करता है, तो इसको गुना रूप में लिख दिए 12 गुना 10। ठीक है, 12 पुरुष किसी काम को 10 दिनों में पूरा करता है, तो 15 पुरुष उसी काम को कितना दिनों में पूरा करेगा? तो 3 से काटेंगे 4 बार में, 3 से काटेंगे 5 बार, 5 से एक कितना बार में कटेगा? 2 बार में। तो 8 दिन में 15 पुरुष वही काम को करेंगे। ठीक है, बात खत्म हो गया। चलिए, ये सवाल नहीं आएगा। ठीक है, ये वाला सवाल आने का संभावना है, तो इसको सॉल्व करना देख लीजिए। दो संख्या का अनुपात 3:5 है। दो संख्या जो है जिसका अनुपात कितना है? 3:5 है, यानी 3x प्लस में 5x। अच्छा, उसका अंतर पूछा है ना, तो बीच में हम लोग क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। अब 5x बराबर 24 हो जाएगा, तो 2x यहाँ पर माइनस ऐसा बचेगा, तो हम लोग उल्टा तो 2x सीधा लिखते हैं। 2x बराबर 24, तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर बड़ी संख्या पूछा, तो इसमें बड़ी संख्या कौन हो जाएगा? 5। अब x है तो x का मान 12, तो 5 गुना 12 तो कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, लाभ प्रतिशत तो आपको निकालने आता होगा। इसका लाभ प्रतिशत जरा कमेंट में निकाल कर बताइएगा। सबसे पहले लाभ निकालिए और लाभ प्रतिशत वाला फॉर्मूला लाभ गुना 100 बटा में किराए मूल्य। कमेंट में फटाफट जवाब दीजिएगा इसका। ठीक है, ये सवाल नहीं आएगा, ये सवाल नहीं आएगा। ठीक है, ये सवाल नहीं आएगा, ये वाला भी नहीं। जो सवाल आएगा मैं आपको खुद बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि मुझे लेवल पता है कि साधारण ब्याज वाला तो आएगा, ये को बता दिया ना आपको। हाँ, ये वाला सवाल इतना इजी लेवल का कभी कभी डाल देता है। ठीक है ना, कभी कभी बीच में कहीं पर डाल देता है कि किसी त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है? तो 180 डिग्री होता है। चलिए, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है, कभी कभी डाल देता है। अगर आ जाए इस बार तो अच्छा ही बात है। ठीक है, चलिए, अच्छा 15 ही क्वेश्चन ऐड हुआ है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जय हिंद।